सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में एकदम लीन होंगे, सारी चीज़ें बारी बारी से पढ़ रहे होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आज का टॉपिक शुरू करता हूं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि डेली हम कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपसे चर्चा करते रहेंगे और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा। आज पिछला जो आपसे हमने बातें की थी फोर्सेस के बारे में, उसी का आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी का प्रयास आईएएस एकेडमी में स्वागत मैं डी के उपाध्याय करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी की जो आप अपने कर्म को कर रहे हो, ईश्वर उन सभी का अच्छा फल दें, उस लायक फल दें जिस लायक आप मेहनत कर रहे हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आपको एक बात और बताई गई थी भाई, हमारा जो प्रयास आईएएस एकेडमी से संबंधित जो हमारा इंक्वायरी नंबर है, उस पर अगर जो आपसे कोई बातचीत करनी हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो ये इंक्वायरी नंबर है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसे रिवाइज करके हम फर्दर कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछला क्या टॉपिक पढ़ा गया था? पिछला हमने पढ़ा था पर्वतों का निर्माण। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपसे करूंगा। ओरोजेनिक हमने क्या पढ़ा था? ओरोजेनिक। ओरोजेनिक में हमने अर्थ का मूवमेंट से शुरू किया था कि भाई पृथ्वी मूव करती है और पृथ्वी मूव करने से क्या होता है? फोर्स लगता है, बल लगते हैं, और बल दो तरीके से लगता है। पिछले टॉपिक से हम आगे आज कंटिन्यू होंगे। बल दो तरीके से लगता है, या जब कोई दो वस्तु पास आए तब एक फोर्स लगता है। पास आने पर कौन सा फोर्स लगता है? पास आने पर संपीड़न बल लगता है। फिजिक्स की भाषा में आप जानते हो, जैसे मेरे दोनों हाथ ऐसे आके टकरा रहे हैं तो क्षैतिज बल लग रहा है, अगल बगल से बल लग रहा है, ऊपर नीचे से नहीं बल लग रहा है। तो जब कोई दो वस्तु अभिसरण हो, कोई दो वस्तु का कन्वर्जेंस हो, दो वस्तुओं का जब कन्वर्जेंस हो तो उसे क्या होता है? उसे संपीड़न बल लगता है। क्या होता है? संपीड़न बल लगता है। लेकिन जब कोई दो वस्तु डाइवर्ज हो, मान लेते हैं ये कोई बड़ी सी चट्टान हो, इसे डाइवर्ज हो रही हो, तो डाइवर्ज होने से टेंशन फोर्स लगता है। डाइवर्ज होने से टेंशन फोर्स लगता है। कोई भी दूर जाएगा तो बेटा टेंशन तो होगा ही। तनाव मूलक बल। आपको पहला पहला बताया गया था कि पहले प्रकार के फोर्स से, कन्वर्जेंस से कंप्रेशन फोर्स लगता है, और कंप्रेशन, ध्यान से समझो, कंप्रेशन फोर्स से हो जाता है फोल्डिंग प्रोसेस, मोड़ बन जाता है, मोड़ने की प्रक्रिया होने लगती है, मोड़ बनता है। टेंशन फोर्स से आपको क्या क्या बनता है? फोल्ड नहीं होता। टेंशन फोर्स से रिफ्ट वैली बनती है। ये सारी बातें आपको पिछले लेक्चर में कराई गई थी। अब क्योंकि हमारी शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से रहेगी, तो इंडियन ज्योग्राफी से अगर जो हमें शुरू करना है, तो इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने के लिए हमारा पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझो। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा मैप लगा लेते हैं कि भाई या तो हम बनाएं, यहाँ टाइम जाए, या तो हम क्या करें, ऐसे ही बना बनाया मैप लगा लें। लेकिन बेटा एग्जामिनेशन में आप ऐसे काम मत करना, आपको मैप लगाना नहीं, अपने हाथ से बनाना है, ठीक है। वैसे मैप हम बना नहीं सकते, पहले तो ये जान लो। जैसे मान लिया किसी किसी का मैप टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो शर्माना नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाले, ये सब लूट खसोट करने वाले शर्माते ही नहीं, हम शर्मा रहे हैं मैप बना के। तो पहली बात तो हम मैप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मैप में होता है स्केल। तो हम मैप नहीं बनाते, हम फिगर बनाते हैं। विदाउट स्केल, विदाउट मेजरमेंट कोई जगह जो चित्र बनाया जाए तो वो मैप नहीं होता, वो ऐसे ही फिगर होता है। तो इंडिया का हम फिगर बनाते हैं। ये जो लग रहा है ये मैप है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, तो यहाँ मैप लगाया गया है। तो हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ध्यान से देखो, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है, सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो है हिमालय। वो है हिमालय, या इसे ही हम कह देते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हमें यह पता चला कि हिमालय जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक पर्वत है।
तो सबसे पहला सवाल आपका ये बनता है, सर ये पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, मैदान क्या होते हैं, पहले तो ये जान लें। दूसरा फिर हमें क्या जानना है, मतलब हमें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ने से पहले पहला टॉपिक हमें जानना है सिंपल सा, ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कुछ संरचनाएं जाननी हैं। कौन सी संरचनाएं जाननी है? सबसे पहले हम जान लें कि भाई माउंटेन होता क्या है, ये जान लें। दूसरी बात हम जान लें प्लेटूज क्या होते हैं, ये जान लें। तीसरी बात हम क्या जान लें, तीसरी बात हम जान लें प्लेन क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों को जानेंगे। दूसरी बात हम क्या जानेंगे, दूसरी बात हम जानेंगे ये जो हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा हिमालय के निर्माण में, यही होगा आज का। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आपका एक टॉपिक है, ये दो छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें। आज हमें मतलब इस वीडियो में हमें इतना कर लेना। शुरुआत करते हैं, पहले संरचनाएं कुछ जानते हैं। ये मैं पैसे ही लगा लिया गया, लेकिन फिर अभी यूज होगा तो हम इसे यूज करेंगे। शुरू करते हैं। जैसे ध्यान दो बेटा, जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर हो, ये कोई एक स्ट्रक्चर हो, यहां फिर से कोई स्ट्रक्चर हो, फिर ऐसे कोई एक और स्ट्रक्चर हो, फिर ऐसे कोई उबड़ खाबड़ संरचना हो, और उबड़ खाबड़ संरचना हो, फिर ऐसे कोई मान लेते हैं ये पानी वाला क्षेत्र हो, ओशन वाला क्षेत्र हो। चलो, आपको किसी फिगर के भरोसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके भरोसे अगर जो आप पढ़ते तो किताबों में इंटरनेट पे दुनिया भर के चित्र दिए गए हैं। ये मान लेते हैं ओशन है। शुरू कर देते हैं, यहीं से हम लिखना। हम मान लेते हैं ये ओशन है, सागर है। पहला स्ट्रक्चर मिला। इसके ऊंचे वाला ऊंचाई वाला थोड़ा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम प्लेन, मैदान है ये। उससे ऊंचा ये पठार। पठार मैदान के बीच ये स्लोप, ये ढाल मिला। ढाल के ऊपर जब जाएंगे ये माउंटेन, ये पर्वत। अब हमें यहाँ फैक्चुअल चीजों को एक बार इग्नोर भी करना है। देखो क्या क्या इसमें हमारा मिलेगा, और क्या क्या इसमें हमारा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, या किसी आगे आने वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे ये पर्वत ही ले लो, या पर्वत नहीं, हम ही लोगों को, हम आपको उदाहरण लो। जैसे अगर जो आपसे पूछे जाए बेटा आपकी हाइट कितनी है, तो कोई बताएगा 4 फीट, कोई बताएगा 5 फीट, कोई बताएगा 8 फीट, दुनिया भर की बातें। ये हाइट हम लेते कहाँ से हैं? कोई बताए 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, कोई बताता है 100 इतना सेंटीमीटर मेरी हाइट है। कहाँ से लेते हैं ये हाइट? हाइट लेने का क्राइटेरिया क्या है? हाइट जब हम लेते हैं तो जहां हमारा, जैसे मान लेते हैं हम ये खड़े, जहां हमारा स्लोप खत्म हो रहा है, स्लोप कहाँ खत्म होता है? पैर पर। स्लोप खत्म हो रहा है पैर पे, ढाल जहां खत्म हो रहा है, तो जहां हमारा ढाल खत्म होता है हम वहीं से उसके एल्टीट्यूड, ऊंचाई की गणना कर लेते हैं। लेकिन इसे कहा जाता है, इस टाइप की ऊंचाई को कहा जाता है रिलेटेड हाइट, सापेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई मतलब आप जिस हाइट पे खड़े हैं, जिस बेस पे खड़े हैं, उस बेस को आधार मानकर आपकी गणना कर दी गई, आपकी ऊंचाई की गणना कर दी गई। ये सापेक्ष ऊंचाई होती है। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसे सरफेस से आपकी ऊंचाई ली गई जो अपरिवर्तित हो, बार बार चेंज ना होता हो, जैसे समुद्र, तो उसे कहते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। ऐसे ही ध्यान दो, यहां पर्वत में अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक, इस पर्वत की एक हाइट देखो कहां से ले ली जाएगी, इस पर्वत की एक हाइट वहां से ली गई जहां इसका स्लोप खत्म होता है। एक हाइट तो यहां से हो गई। इस पर्वत की दूसरी हाइट हम ले सकते हैं कहां से? इस पर्वत की हम दूसरी हाइट ले सकते हैं यहां से, समुद्र तल से।
दूसरी हाइट। इसका मतलब इस पर्वत की हाइट वहां से ली गई जहां इसका स्लोप खत्म हो रहा है, तो इसे हमने कह दिया रिलेटेड हाइट, सापेक्ष ऊंचाई, सापेक्ष ऊंचाई। इस पर्वत की हाइट अगर जो हम समुद्र तल से ले रहे हैं तो इसे कह दिया निरपेक्ष ऊंचाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए कि पर्वत क्या है, माउंटेन क्या है, आपसे पूछ लिया जाए पर्वत क्या है, आपसे पूछ लिया जाए पठार क्या है, मैं कोशिश करूंगा बेटा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहूं, ठीक है, जिससे आप किसी भी भाषा में पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे पर्वत क्या है, पठार क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, एक बार देख लेते हैं। पर्वत की पहली शर्त क्या है? एक तो किताबों में आपको लिखा रहेगा कि इतनी हाइट से, लगभग 1,500 मीटर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पर्वत कह देते हैं, ऐसा भी किताबों में लिखा है। इतना 100 मीटर से ऊंची संरचना पर्वत कहलाती है, इतने 100 मीटर से नीची संरचना पठार कहलाती है। नहीं, आपको ध्यान से समझना है। ये जो गणना किया गया ये जर्मन वैज्ञानिक कोबर के अनुसार किया गया, यूरोपीय थे वो। यूरोप में ऊंचे स्ट्रक्चर बहुत कम है, पठार बहुत ऊंचे नहीं है यूरोप में, लेकिन हमारे यहाँ एशिया में जब देखोगे तिब्बत का पठार 5,000 मीटर ऊंचा है, कहीं कहीं 5,000 मीटर ऊंचा। आप सोचो 5 किलोमीटर ऊंचा पठार है, लेकिन तिब्बत का पठार कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ऊंचाई के हिसाब से हम किसी को पर्वत पठार डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरे भी क्राइटेरिया है। कौन से क्राइटेरिया है? देखो ध्यान से कैसे। माउंटेन क्या है? माउंटेन ध्यान से देखो, माउंटेन में पहली शर्त क्या है कि माउंटेन उसे कहते हैं जिसका बेस, मतलब आधार, ये बेस, बेस क्या है? बेस वाइड हो, बेस क्या हो? चौड़ा हो। आधार क्या हो? चौड़ा हो। मतलब पर्वत का आधार हमेशा वाइड होता है, चौड़ा होता है आधार। तो प्लेटू का भी आधार कौन सा? नैरो दिख रहा है, प्लेटू का भी आधार चौड़ा होता है। तो दूसरी शर्त यहां भी लिख लेंगे भाई, सही बात कह रहे हैं कि प्लेटू का भी आधार कैसा होता है? चौड़ा। इसका मतलब बेस के आधार पर पर्वत पठार दोनों का बेस चौड़ा होगा, दोनों का बेस वाइड होगा, वाइड बॉल जाती है ना, चौड़ा होगा। दूसरा क्या हो गया? दूसरा शर्त क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही है, इसे ही पहले लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड हाइट, सापेक्ष ऊंचाई, रिलेटेड हाइट। तो रिलेटेड हाइट अधिक होती है, किसकी अधिक होती है? पर्वत की। और पठार देखो अपने ये स्लोप, इसका स्लोप पठार का यहाँ खत्म हो रहा है, यहां से ऊंचा है, पठार की भी रिलेटेड हाइट अधिक होती है। बाप रे, यहाँ तो क्या देख रहे हैं, दोनों में सिमिलर हो गया। रिलेटेड हाइट दोनों की अधिक है, अपने अगल बगल की जमीन से ऊंचा है, पठार भी अपने अगल बगल की जमीन से ऊंचा है, दोनों की रिलेटेड हाइट अधिक, बेस चौड़ा हो गया, दोनों सेम हो गए। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है तीसरे पॉइंट में। कैसे? टॉप मतलब शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष नुकीला होता है। किसका? पर्वत का। देखो शीर्ष कैसा होता गया रहा है? नैरो होता गया है। शीर्ष कैसा होता गया है? नैरो होता है। लेकिन पठार का जो भी टॉप है, पठार का टॉप ये वाइड है। तो ऐसी संरचना को पर्वत कहते हैं। अब एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखें? ऐसी संरचना को पर्वत कहते हैं जिसकी सापेक्ष ऊंचाई अधिक, जबकि आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला हो, उसे पर्वत कह देंगे। पठार किसे कहते हैं? जिसकी रिलेटेड हाइट अधिक, आधार तथा शीर्ष दोनों चौड़ा हो, दोनों फ्लैट हो। अंग्रेजी का एक शब्द का तो फ्लैट हो, उसे क्या कह देंगे? उसे पठार कह देंगे। अगली बात है, इसका मतलब इस पर्वत की ऊंचाई या इस पठार की ऊंचाई अगल बगल की जमीन से अलग अलग होगी, लेकिन इसकी एक ऊंचाई एक जैसी होगी। वो कौन सी ऊंचाई है? समुद्र तल से ऊंचाई। अब आपसे सवाल आता है, ये सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में शायद, उत्तर प्रदेश, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट ये
अभी पहले एग्रीकल्चर सर्विस का बेटा बीपीएससी ने पेपर लिया है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। एक बार देखिएगा आप लोग, शायद अगर जो मैं भूल रहा हूं तो एग्रीकल्चर सर्विस या कोई एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस तो पूछा ही था, उत्तर प्रदेश पीसीएस का घटना चक्र उठा के देखोगे तो पूछा है। उसमें पूछा है कि भारत में, देखो मैं दूसरा मैप निकाल ले रहा हूं, भारत में जो हाइट ली जाती है, जैसे आप जाते होंगे, मान लिया आप गए लखनऊ चार बाग जंक्शन, आप गए पटना जंक्शन, और नीचे उस जहां अनाउंस किया रहता है ये पटना जंक्शन, वही नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। जैसे पटना का थोड़ा कम होगा, लखनऊ जाएंगे तो और ऊंची हाइट मिलेगी, तो क्योंकि पटना गंगा नदी के ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न फ्लो पर है, तो वो तो कम ही होगा। तो ये जो हाइट ली जा रही है, हर जगह की मैदानों की हाइट ली जा रही है, आप देखते होंगे माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर। ये हाइट कहाँ से ली जाती है? हाइट ली जाती है समुद्र तल से। लेकिन उदाहरण क्या है, सवाल हमारा क्या है कि हाइट ली कहां से जा रही है, ये सवाल आ गया। अब हाइट लेने के इतना बड़ा कोस्टल लाइन है, कहीं से भी हाइट लो, और लिया कहां से जा रहा है हाइट भारत की? तो एक तो हो गया, मान लिया कांडला यहाँ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ कांडला पोर्ट है, यहाँ बम्बई या मुंबई पोर्ट है सांता क्रूज, यहाँ कोच्चि पोर्ट है, यहाँ भाई चेन्नई पोर्ट है, विशाखापत्तनम है, बड़े बड़े पोर्ट का मैं नाम बता रहा हूँ, है तो 13 पोर्ट। तो यहाँ हल्दिया या डायमंड हार्बर ये पोर्ट है। हाइट कहाँ से ली जा रही है, यही सवाल आ गया। मान लिया 4 ऑप्शन दे दे, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, कलकत्ता, तो बेटा हमारे पूरे भारत की हाइट ली जाती है यहां से, चेन्नई पोर्ट से। अब इसका भी कारण है, अलग अलग लोग तर्क देते हैं, है ना, वो तर्क मैं भी आपके सामने रख दे रहा हूं। हालांकि इन तर्कों से सवाल आपसे नहीं आएगा। देखो, चेन्नई से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये चेन्नई है, ऐसे 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम एन्नौर है। ध्यान से समझना, इस बंदरगाह का नाम एन्नौर है। कौन सा बंदरगाह? और यहां ये इस बंदरगाह को चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब चेन्नई में इतना ज्यादा ओवरलोडेड ट्रैफिक थी कि समुद्र के अंदर एक बंदरगाह बना दिया गया, और इस बंदरगाह के ऐसे तीनों तरफ, चारों तरफ से लगभग दीवार बना दी गई है कि पानी की लहर बहुत ज्यादा यहाँ असर ना करे। 3 किलोमीटर अंदर समुद्र का पानी कभी कभी बहुत हाइप हो जाता है, तो ऐसे दीवार बना दी गई, तो यहाँ का पानी स्टेबल रहता है। मतलब चेन्नई कोस्ट से और इधर का पानी स्टेबल रहता है, तो यहाँ से हाइट, कुछ लोगों का तर्क है कि यहाँ से हाइट इसलिए भी ले ली जाती है कि आसान है यहाँ से, और सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग है। कहा जाता है यहाँ एब्सोल्यूट हाइट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ समुद्र की गहराई थोड़ी और की तुलना में अधिक है। तो ये भी एक कारण कहा जा सकता है। हाँ भाई ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं। तो चेन्नई हाइट आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एब्सोल्यूट हाइट की हम बात कर रहे हैं कहां से ली जाती है भारत की, तो कहां बताना है? चेन्नई। एक सवाल ऐसे भी हो गया। अब अगला जाओ, प्लेटू, प्लेन। प्लेटू और प्लेन के मध्य में हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? स्लोप है, और इसी स्लोप को कहते हैं स्क्रैप। इसी स्लोप को क्या कह रहे हैं? स्क्रैप। जैसे कगार एक वर्ड है, किसी भी स्लोपी सरफेस जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को जोड़ रही है उसे आप कगार कह देते हैं। उसे आप एकदम आराम से कगार कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण, अच्छा उदाहरण, जैसे मान लेते हैं ये देखो पेपर मेरे हाथ में है। अब मान लिया इस पेपर को हम ऐसे ले लिए, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। अब दो हाथों के बीच में ये जो स्लोपी सरफेस का, दो हाथों के बीच में स्लोपी सरफेस मिला, स्लोपी सरफेस होगा तभी वो कगार होगा। ये स्लोपी सरफेस कागज, अब ये क्या होगा? दोनों हाथों के बीच का कगार है, क्योंकि स्लोपी है। आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, पहले फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने वाली वो जो सीढ़ी हुई, वो सीढ़ी हुई, उसे ही कगार कह देंगे। मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला ढलुआ संरचना, दो भिन्न भिन्न संरचनाओं को जोड़ने वाला ढलुआ सतह, उसे ही कगार कह देते हैं। तो और ये कहां मिलता है? नेचुरली कहां मिलता है? प्लेटू और प्लेन के मध्य। कहां मिलता है? पठार और मैदानों के मध्य मिलने वाली संरचना कगार होती है, और इस कगार में इरोजन मैक्सिमम होता है। मतलब कटाव हम कह सकते हैं मैक्सिमम होता है, इसीलिए तो बारिश होती है, कगार कटता है, मैदानों में लाके जमा कर हो जाता है।
इसीलिए तो कहते हैं इसका मैदान, उसका मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान मतलब ब्रह्मपुत्र ने काट के लाके जमा किया, गंगा का मैदान गंगा ने काट के लाके जमा किया। मतलब कहीं भी पठार है, जैसे जैसे मान लेते हैं ये हिमालय है, हिमालय के आगे मान लिया पठार नहीं है लेकिन हिमालय है, हिमालय के आगे फिर कगार होगा, स्लोप तो होगा ही, धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, वहां से नदियां आ रही होंगी, बारिश आ रही होगी, तो कट कट के कहाँ जमा हो जा रहा है, मैदानों में जमा हो जा रहा है। आगे बढ़ जाओ, मैदान, उबड़ खाबड़ जमीन जो समुद्र तल से ऊंची हो, मैदान कहते हैं। कभी ये मत कहना मैदान का मतलब एकदम प्लेन सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं, हम 1 एकड़ देखते हैं, 2 एकड़, एक तो 1 किलोमीटर हमारी नजर जा सकती है, 2 किलोमीटर हमारी नजर जा सकती है, 10 किलोमीटर देख लो लेकिन मैदान बहुत बड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम भारत के उत्तर मैदान में खड़े हैं, भारत का उत्तर मैदान जो गंगा का मैदान कहलाता है, ये ईस्ट साइड या साउथ ईस्ट साइड जाने पर 1 किलोमीटर बेटा आप ईस्ट साइड जाओगे या साउथ ईस्ट साइड जाओगे गंगा के मैदान में, तो आपका 6 सेंटीमीटर ये कम हो जाता है इसकी हाइट, एब्सोल्यूट हाइट। मतलब हमारा मैदान कोई एकदम प्लेन नहीं है, हर किलोमीटर जाने पर 6 सेंटीमीटर कम हो रहा है। आप सोचो कितना कम हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में चले जाओगे तब एकदम लेवल में आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैदानों से हम आगे जाएंगे समुद्र में, मैदानों से आगे जाएंगे तो जो समुद्र का भाग आपको यहाँ दिख रहा है, जो समुद्र का भाग यहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ बीचेज होते हैं, पुलीन होते हैं, कहा जाता है ये बीच, जुहू बीच, अंजुना बीच, ऐसे होता है ना, तो ये जो बीचेज होते हैं, ये स्लोप जो दिख रहा है, मतलब मैदान और समुद्र के बीच ये जो स्लोप दिख रहा है, ये इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। लेकिन बेटा हमें यहाँ नहीं जाना है क्योंकि ये ओशन बॉटम रिलीफ का चैप्टर है, ये टॉपिक समुद्री नितल उच्चावच, समुद्र के जब उच्चावच हम पढ़ेंगे तब वहां जाना है। लेकिन हम इतने स्ट्रक्चर को जान लिए। पर्वत किसे कहते हैं, जिसका बेस चौड़ा हो, बेस चौड़ा हो, रिलेटेड हाइट अधिक हो, टॉप नुकीला हो। पठार किसे कहते हैं, जिसका बेस भी चौड़ा, टॉप भी चौड़ा, रिलेटेड हाइट अधिक। कगार क्या होता है, पठार और मैदानों की को जोड़ने वाली ढलुआ संरचना। मैदान किसे कहते हैं, सागर तल से ऊंचे उबड़ खाबड़ जमीन को मैदान कहते हैं जिसकी एब्सोल्यूट हाइट सागर तल से अधिक होती है, जितनी भी हो। जैसे मान लेते हैं हमारे उत्तर के मैदान की, पटना की हाइट 60 मीटर के आसपास है, 60-70 मीटर के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप वो दूसरा पार्ट हो गया, वहां हमें नहीं जाना है। तो हम अभी इतना जान लिए कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, अब उसी को हमें पढ़ना है। जैसे आगे बढ़ो, पर्वत और पठार को हमें पढ़ना है। अब पर्वत पठार को पढ़ने के लिए हमें हिमालय को हमें पढ़ना है, मतलब ये नॉर्दर्न माउंटेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन। ध्यान से देखो बेटा, इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये पूरा पर्वत है। कभी कभी आप एटलस में देखते होंगे इन कलर से कंफ्यूज हो जाते होंगे। कलर से क्या, कैसे कैसे कलर से कंफ्यूज, भाई ये ग्रीन कलर तो इसका मतलब मैदान है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है इसका मतलब यहाँ ऊंचाई अधिक है। पानी में देखो, पानी में ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पानी है, लेकिन पानी में भी ब्लू कलर में भी व्हाइट कलर दिख रहा है इसका मतलब यहाँ सैलो वाटर है, छिछला सागर है, गहराई कम है। इसके भी ये बड़ा साइंटिफिक कलर है, हर जगह यूज होता है, इसी तरीके से यूज होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें नॉर्दर्न माउंटेन, ये जो माउंटेन दिख रहा है ना, देखो यहाँ ब्राउन कलर ऐसे टेढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे गया है, फिर से देखो यहाँ होते होते ऐसे देखो मुड़ गया है, ऐसे मोड़ने के बाद फिर यहाँ यहाँ आते आते फिर म्यांमार में है, म्यांमार से होते होते देखो यहाँ तक ये हिमालय है। इस पूरे हिमालय को पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण हुआ कैसे, ये फिजिकल मैप बस ऐसे ही दिखा दिया गया, मैप से आप समझ जाते तो आज तक मैप देख रहे हो, हर घर में मैप लगा है, ठीक है। मैप नहीं यूज करना है, मैं फिगर यूज करूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय बना कैसे, तो देखो उसकी कहानी थोड़ी सी पीछे से हम ले जाएंगे, 2-4 फिगर यहां लगाना है। जैसे पहला फिगर कौन सा लगाना है, इसे समझ लो। एक फिगर तो आपको ये देखना है, एक फिगर तो आपको ये देखना है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। दूसरा दूसरा फिगर ये देखना है। तो 3-4 फिगर हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद खुद हाथ से ही करना है। आपको एग्जाम में कभी फिगर
याद नहीं आना चाहिए। जब भी आप काम करोगे खटाखट अपने हाथ से करोगे, टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, एग्जाम में आपको मेंस लिखना है बेटा। तीसरा फिगर ये देखना है, देखो अब इन्हीं तीनों के माध्यम से हमें काम करना है। यहां हम लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हमारा चैप्टर कौन सा है? हिमालय का निर्माण, कैसे निर्माण हुआ। शुरू देखो, आज से ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में अगर जो ध्यान से आप देखेंगे तो देखो यूरेशिया मतलब यूरोप एशिया एक जगह है, और बड़ा कर दो, आपको दिखने में समस्या हो रही है तो ये लो, यूरोप और एशिया यहां दिख रहा है आपको एक जगह। ये सटा हुआ है नॉर्थ अमेरिका से, ये सटा हुआ है साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका सटा हुआ है अफ्रीका से, इंडिया भी अफ्रीका में सटा हुआ है, अंटार्कटिक भी इंडिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी के पास है। क्या दिख रहा है? इसका मतलब आज से ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर इसका 225 से 250 मिलियन वर्ष पहले की बात है। कितना? 225 से 250 मिलियन वर्ष पहले ऐसा था। बहुत समय बीत चुका है। अब मतलब जो चारों तरफ जितने भी महाद्वीप आज आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट आप आज आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे मैं कॉन्टिनेंट का भी फिगर लगा देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। जितने देर में बनाऊंगा उतने देर में खट से लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं जितना भी कॉन्टिनेंट आपको अलग अलग दिख रहा है बेटा, ये यही ले लो, जितना भी कॉन्टिनेंट आपको अलग अलग दिख रहा है, ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक जगह एकजुट थे। देखो ये अफ्रीका यहाँ साउथ अमेरिका में सटा हुआ है, ये इंडिया यहाँ नहीं था, इंडिया यहाँ चिपका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चिपका हुआ है। मतलब ये महाद्वीप बीच से ऐसे टूटे। तो जो महाद्वीप एक जगह एकजुट था, इसे उस समय बोल दिया जाता था पैंजिया। मतलब महाद्वीपों के इस एकजुटता वाले फिगर को हम क्या कह दे रहे हैं? पैंजिया। इस पैंजिया के चारों तरफ सागर था, ये सागर है, और इस सागर वाले भाग को बोल दिया जाता था पैंथालसा। यही आज प्रशांत महासागर, इसीलिए उसका नाम पैसिफिक है। बीच वाले भाग को बोल दिया जाता था टेथिज सागर। क्या बोल दिया गया? टेथिज सागर कह दिया गया। अब बेटा धीरे 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 ये बीच से टूट गया। जब बीच से टूटा तो देखो ऐसे बीच से टूटा, बीच से टूटा तो नॉर्थ वाला हो गया लॉरेशिया। मतलब पैंजिया बीच से टूट गया, पैंजिया बीच से टूटा, नॉर्थ वाला हो गया लॉरेशिया, साउथ वाला हो गया गोंडवाना लैंड। अब अगर जो दिमाग में आ रहा होगा सर इसका कोई टॉपिक है? टॉपिक है। प्लेट टेक्टोनिक में हम ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम क्यों इसे चर्चा कर रहे हैं? अभी इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि प्लेटों के पास आने से कंप्रेशन फोर्स लगता है, अभी हमने बताया, और दूर जाने से टेंशन फोर्स लगता है। तो जब प्लेटें बेटा यहां से दूर जा रही हैं तो पृथ्वी तो गोल है, जब प्लेटें दूर जा रही होंगी तो कहीं ना कहीं पास आ रही होंगी। दूर जाने से टेंशन फोर्स लग रहा होगा, पास आने से कंप्रेशन मतलब संपीड़न बल लग रहा होगा। हमारा काम हिमालय का निर्माण देखना, और हिमालय के निर्माण के लिए क्या हो रहा है? प्लेटें पास आ रही हैं। मतलब इसे मैं हटा दे रहा हूं फिगर को। इसका मतलब जब ये पैंजिया पैंथालसा सब कुछ, जब ये सारी प्लेटें अलग अलग होने लगी, तो अलग अलग होने में हमें क्या करना है? दो प्लेटें पास आने लगी। और ये दो प्लेटें कौन सी थी? एक तरफ नॉर्थ की तरफ एक बड़ी सी प्लेट थी जिसे कहा गया यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। देखो इस फिगर में भी यही लगाया गया है। नॉर्थ की तरफ एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। इसके साउथ में था टेथिज। टेथिज सागर कहो, टेथिज भूसन्नति कहो, जो भी आपका मन करे। इसके साउथ में टेथिज था, इसके साउथ में था ये सागर, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देखो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इसे बोल दिया जाता था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखो फिगर में क्या लिखा है? इसमें इंडियन लैंड मास, ठीक है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको ध्यान रखना है। मतलब अब दोनों जाके टकराई, दोनों जाके टकराई तो बेटा टेथिस सागर धीरे 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 सिकुड़ गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। जब टेथिस सागर यहां भी इस फिगर को देखो हॉरिजॉन्टली लगा दिया गया, मतलब ये प्लेट इधर से जा रही है, ये प्लेट इधर से जा रही है, दोनों टकराई तो देखो दोनों प्लेटों के किनारे ये हिमालय बन गया, दोनों प्लेटों की बाउंड्री पर हिमालय बना। तो जब दोनों प्लेटें कन्वर्ज हुई, ये भी प्लेट पास आ रही है, ये भी प्लेट पास आ रही है, दोनों ऐसे पास आ रहे हैं,
और दोनों जब पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब पास आना। जब पास कोई चीज आती है, देखो बेटा, जब पास आती है, जैसे मान लिया मेरे हाथ में यही कागज है, सपोज दैट मेरे हाथ में यही कागज है, मेरे दोनों हाथ पास आ रहे हैं। जब दोनों हाथ पास आएंगे तो इस कागज पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, ऊपर नीचे से नहीं, साइड साइड से लगेगा। तो जब दो चीजें पास आती हैं बेटा, दो दो चीजें पास आती हैं तो हॉरिजेंटल फोर्स लगता है। हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज बल लगता है, अगल बगल से फोर्स लगता है। क्षैतिज बल को ही कह दिया जाता है कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल। और संपीड़न बल से ये कॉपी क्या हो रही है, संपीड़न बल से देखो क्या होने लगा भाई, कॉपी में तो भाई नीचे जगह है लेकिन पृथ्वी पर नीचे जगह नहीं है। तो जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा मतलब मेरे दोनों हाथों के द्वारा कॉपी दबाई जाएगी, तो देखो क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, मुड़ के ऊपर उठ जा रहा है, बेस चौड़ा हो जा रहा है, टॉप नुकीला हो जा रहा है, हो गया पर्वत। सिंपल सी बात। तो जब दो प्लेटें पास आ रही हैं, कंप्रेशन फोर्स के लगने से, दोनों प्लेटों के पास आने से कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो उससे फोल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, मोड़ की प्रक्रिया हो रही है, या वलन की प्रक्रिया कह दिया जाता है। और इस वलन की प्रक्रिया से क्या बनता है, वलित पर्वत। वलित या इसी को मोड़दार या इसी को फोल्डेड माउंटेन होता है। और इन दो प्लेटों के पास आने से क्या बना, इन दो प्लेटों के पास आने से बना हिमालय। इन दो प्लेटों के पास आने से क्या बना, हिमालय। अब देखो बेटा, उल्टा पढ़ो, लिखना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है, ये ध्यान रहे। अगर जो आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो बहुत सफिशियंट है, लेकिन अगर जो आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, कमीशन पेपर की तैयारी करो, तब बेटा सफिशियंट नहीं है। तो आपको लिखना भी सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ सब कुछ उल्टा पढ़ना शुरू करो। हिमालय पर्वत एक कैसा पर्वत है, वलित या मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन है, जो कौन से, वलन की प्रक्रिया द्वारा, कैसे, संपीड़न बल से। और ये संपीड़न बल कैसे लगा, या ऐसे हम कर सकते हैं, जो वलन की प्रक्रिया द्वारा क्षैतिज रूप से लगने वाले संपीड़न बल से निर्मित हुआ। कितना सिंपल है। फिर जो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसारी सीमा पर है, याद रखना, प्लेट जब प्लेटें पास आएंगी तभी मोड़ बनेगा। जब मेरा दोनों हाथ पास आ रहा था, ऐसे ही याद रखना कि सर कॉपी उठाए थे क्लास में, कॉपी का उदाहरण दिए थे, जब मेरा दोनों हाथ पास आएगा तभी ये कॉपी मुड़ेगी, दूर जाएगा तो मुड़ेगी ना, नीचे चली जाएगी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कॉपी। समझ में आ रही बात। तो ये बात ध्यान रखना, जब पास आएगा हाथ तभी कॉपी मुड़ रही है, पास नहीं आया तो कॉपी नहीं मुड़ रही। मतलब मोड़ तब बनेंगे या मोड़दार पर्वत तब बनेंगे जब दो प्लेटें या दो बड़ी बड़े लैंड मास पास आएंगे। तो हमें क्या लिख देना है कि हिमालय पर्वत कैसे बना, हिमालय पर्वत यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास आने वाली सीमा पर है, मतलब अभिसारी सीमा पर है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हिमालय के निर्माण के बारे में अगर जो हम पढ़ रहे हैं, तो हिमालय के निर्माण के बारे में इस तरीके से होगा कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हुआ, अभिसरण से हुआ या अपसरण से हुआ। तो अभिसरण मतलब पास आने से हुआ। कौन सा फोर्स लगा हिमालय के को बनने में, संपीड़न बल लगा। कौन सा फोर्स लगा, संपीड़न बल लगा, संपीड़न बल लगा। अब संपीड़न बल को क्या देखोगे, देखो संपीड़न बल लगा, अच्छा संपीड़न बल लगा तो यहां संपीड़न बल और मोड़ की प्रक्रिया हुई। मोड़ की प्रक्रिया किस में हुई, टेथिस सागर में हुई। टेथिस सागर में फोल्डिंग प्रोसेस हुआ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जब मेरे दोनों हाथ पास आ रहे हैं तो किस में फोल्डिंग हो रहा है, उस कॉपी में हो रहा है। तो टेथिस सागर में फोल्डिंग प्रोसेस हुआ। तो क्या टेथिस सागर, इसका मतलब आज जहां हिमालय है, आज जहां हिमालय, पहले वहां कौन सा था, पहले वहां टेथिस सागर था, और सागर था तो पानी खा रहा था। तो कैसे पता चलेगा कि आज वहां हिमालय है, टेथिस सागर का अवशेष। तो बेटा आज भी आपको प्रमाण देना हो तो क्या देना, आज भी हिमालय में खारे पानी की झीलें मिलती हैं, साल्ट वाटर लेक मिलते हैं। और हिमालय में साल्ट वाटर लेक का मिलना ये प्रमाण है, हिमालय में सेंधा नमक मिलना ये प्रमाण है कि पहले वहां टेथिस सागर था। सिंपल सी बात, क्लियर। तो इतना हिमालय के निर्माण के बारे में इतनी चर्चा हुई कि भाई हिमालय ऐसे बना, दो प्लेटों के पास आने से बना। और उसमें कौन कौन सी प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, कंप्रेशन फोर्स लगा। क्लियर, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर अगले में मिलते हैं। थैंक यू।